प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान कल आपने देखा कि रविवार के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और वो बजट किस प्रकार से जुमला निकला वो भी देखा, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलने के लिए राहुल गांधी लोकसभा में खड़े हुए, आज सत्र के चौथे दिन राहुल गांधी का भाषण शुरू होते ही हंगामा हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान चीनी घुसपैठ को लेकर के एक मैगजीन में छपे आर्टिकल का जिक्र किया। इसी दौरान राजनाथ सिंह और सत्ता पक्ष के सांसदों द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई। राहुल गांधी ने कहा कि जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं वो पूर्व सेना अध्यक्ष जो नरवणे हैं उनकी जो किताब है उसमें उल्लेखित है, लेकिन सत्ता पक्ष ने कहा कि ऐसी कोई किताब छपी ही नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई। लोकसभा में हंगामा होते देखकर स्पीकर ओम बिरला भी बीच में कूद पड़े, लेकिन राहुल गांधी शांत नहीं हुए और सबूत दिखा करके कैसे उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं और क्या कुछ हुआ है लोकसभा के अंदर, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ चर्चा करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश हुए बजट की, कि किस प्रकार से उन्होंने आम जनता का मजाक उड़ाया, किस प्रकार से उन्होंने मिडिल क्लास का मजाक उड़ाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और क्या कुछ है इस बजट में, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो आज हम राहुल गांधी का वो जो चर्चा है वो दिखाना चाहेंगे। संसद में जिस प्रकार से राहुल गांधी से भिड़ गए हैं राजनाथ सिंह और अमित शाह, क्या कुछ हुआ है संसद के अंदर, दिखाते हैं आपको और इसके बाद हम चर्चा करेंगे निर्मला सीतारमण की बजट की। Start by reading something, and this is from the memoir of Army Chief Naravane, and I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. No, we only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, listen to me. He is not yielding. The Lord is not yielding. He is on the front. Cannot involve. He is only starting. क्या वो प्रकाशित हुई है जिसपे यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय प्लीज एक मिनट। It is not wise, sir. What do you talk? प्लीज एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोले उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पे ये मर्यादा बना के रखें। Sir, DJ. So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ अपोजिशन से, जिस Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So
So these are the memoirs of General Naravane, in which पहले ये बताए वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री जी बिल्कुल नहीं हुई। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना चाहता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं, आप बोले सर कैरावैन जो विषय को बोलेंगे ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं, इसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूं क्या प्रॉब्लम है? जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक 100%। सर कार्निवल मैगजीन में आ गया सर। किसी का सर 1 मिनट सर, नो 1 मिनट सर। Honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Radha Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिपोर्ट पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। माननीय सदस्यगण, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर और अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा ही है। हाँ, ये स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक से उल्लेख करना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति बोले No. We're within a few hundred meters of our position. No. On the Kailash range, माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, सर
देखिए हमारे ऊपर, वन सेकंड प्लीज प्लीज, हमारी पार्टी के ऊपर, वन सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोर है। तो हमने देखा सर कि किस प्रकार की जबरदस्त बहस देखने को मिली संसद के अंदर, और अब संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, लोकसभा की कार्रवाई को। और यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सदन के सामने जो पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका हवाला दे रहे हैं, क्या वो प्रकाशित है या फिर नहीं हुई है। और राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि ये जो संस्करण है पुस्तक का, नरवणे का, वो हम लेकर आए हैं। और इसी बात पर सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और कहा कि ऐसी कोई किताब छपी ही नहीं है। तो राहुल गांधी ने फिर ये आर्टिकल में छपा है ऐसा बता दिया। तो ये जो पूरा मामला हुआ है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? जय संविधान। देखिए निधि, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मसला है। बहुत ज्यादा गंभीर मसला क्या है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आर्मी के पीछे छिपती है, और यहां मसला है आर्मी के चीफ नरवणे साहब का, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने ही जिनको अपॉइंट किया था। और हमारे देश के आन बान शान मानी बात है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे लिए बहुत सम्मानित पद है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ये तभी पता चला था कि जनरल नरवणे ने किताब लिखी है जिसको छपने से सरकार ने रोका है। अब आप खुद बताइए निधि, अगर आर्मी के चीफ कोई किताब लिखते हैं और उसको सरकार रोकती है, तो सरकार क्यों रोकती है? सरकार को क्या परेशानी? अगर कोई मेमोयर अपना लिखना चाहता है, और मानी बात है ऐसा आदमी लिखना चाहता है जो आर्मी का चीफ हो और जिसके ऊपर देश की श्रद्धा हो, अगर वो आदमी किताब लिखना चाहता है और उसकी किताब को छपने से रोका जाए, इसका मतलब यह है कि आप आर्मी की जबान को बंद कर रहे हैं। वरना डरने की क्या बात है, छपने दीजिए, उसके अपने आप उसका विरोध कीजिए, बताइए कि आर्मी जनरल गलत बोल रहे हैं। आप तो ये कहते हैं ना कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 70 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता उसने कराया, तो मोदी जी ने तो नहीं बताया, क्योंकि बात तो मोदी जी की हुई थी। अगर हुई थी तो जैसा बताया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मोदी जी और सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में ये सब हुआ, पाकिस्तान और समझौता कराया गया। मोदी जी ने तो नहीं बताया। ये आर्मी के ऑफिसर्स को या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के पास तो वही इंफॉर्मेशन होगी जो मोदी जी बताएंगे। भाई मुझे क्या पता मोदी जी ने क्या बात की थी? डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी सच नहीं बोल रहे हैं, मुझे क्या पता। लेकिन हमने ये कहा गया और हमें डिबेट्स में बताया गया, क्योंकि आर्मी अफसर कह रहे हैं इसलिए बात सही है। और अगर आप आर्मी अफसर्स की बात नहीं मानते हैं तो आप आर्मी पे विश्वास नहीं करते। भाई जब ये हुआ था आपका सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी लोगों ने शक जाहिर किया था। भाई जाहिर करना किसी का भी अधिकार है कि भाई जाहिर हुआ तो ये बताइए ना कहां पे अटैक हुआ, कितने लोग मारे गए। फिर उसको गोदी मीडिया ने दिखाया साहब 250 मोबाइल स्विच ऑफ थे, ऑन थे, फिर वो ऑफ हो गए, इसका माने 250 लोग मर गए। चलिए मान लिया लोगों ने, इसलिए कि आर्मी ऑफिसर्स ने कहा था कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई। वरना हमें तो सर्जिकल स्ट्राइक अगर सबसे बड़ी आज तक की दिखी है तो 1971 की दिखी है, जब इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा था। अच्छा अब चलिए, जनरल नरवणे, इसका माने लिखा तो है किताब में उन्होंने, आपने छपने नहीं दिया। तो हमें इस बात से अंतर पड़ता है देश की जनता को कि आपने छपने नहीं दिया, वो नहीं छपा, या हमें इस बात से अंतर पड़ता है कि हमारे देश के आर्मी चीफ ने लिखा क्या था, वो सोचते क्या है। मेरे ख्याल से हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो सोचते क्या है। भाई अगर कोई भी आदमी इतने बड़े पद पे बैठा हो, भाई मोदी जी आज हैं, मोदी जी को बहुत सारी चीजें पता है, देश के प्रधानमंत्री हैं। डोवल साहब को देश की बहुत सारी चीजें पता है
क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीटिंग्स में जाते हैं। अगर डोवल साहब रिटायर होने के बाद, वैसे रिटायर नहीं होंगे जब तक मोदी जी हैं, 81 के हो चुके हैं और अभी वो 1995 तक रहेंगे। अग्निवीर 17 से 21 साल की उम्र में 21 साल में रिटायर हो जाएंगे। डोवल साहब रिटायर नहीं होंगे, मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, मोहन भागवत रिटायर नहीं होंगे। अगर डोवल साहब को मेमोयर लिखें, भाई बहुत सारे इंदिरा गांधी के पीएस ने भी अपने मेमोयर लिखे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो मीडिया एडवाइजर थे उन्होंने भी कुछ मेमोयर्स लिखे, उसको तो आप बड़ा ऑथेंटिक मान लेते हैं। तो अगर नरवणे साहब ने, तो नरवणे साहब से पूछ लिया जाए, भाई ये तो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर ये इतना ज्यादा इसमें मामला फंस गया है कि पार्लियामेंट के अंदर इतनी महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी कह रहे हैं ऑथेंटिकेटेड है और नरवणे साहब ने ये लिखा है और सत्ता पक्ष कह रहा है क्योंकि किताब नहीं छपी है इसलिए हम इसे ऑथेंटिकेटेड नहीं मानते हैं, तो नरवणे साहब को एक पत्र लिख दे सेक्रेटरीट लोकसभा का, क्या आपने अपनी किताब में ये लिखा है। भाई ये तो हॉर्सेज माउथ की बात हो गई ना। अगर कोई बात नरवणे साहब कह रहे हैं, आर्मी के चीफ कह रहे हैं, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। अब ये मामला जो है अटका के मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष ने, और देखिए आज तो चारों तरफ जो है अफरा तफरी है देश के अंदर। देखिए आप जो कोटद्वार में हो रहा है निधि, आप खुद सोचिए, जो राहुल गांधी जिस बात की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में मोहब्बत की जरूरत है, और वो लड़का दीपक अक्की कुमार और उसका दोस्त विजय रावत दोनों जो हैं भीड़ से घिर जाते हैं, लेकिन लड़ते हैं एक 75 साल के बुढ़े मुसलमान को बचाने के लिए। और पूरे गल्फ कंट्री से, सऊदी अरेबिया, दुनिया भर से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि जो ये दीपक कुमार ने किया है ये अद्वितीय काम किया और यही भारत की असली आत्मा है। और किस प्रकार से उसको गालियां दी गई वीडियो आ रही हैं, उसे मुल्ला दीपक कहा गया, उसे कटुआ दीपक कहा गया। याद आ गई रमेश भिधोड़ी की पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से उसने पार्लियामेंट के अंदर अपमान किया था हमारे देश के एक विपक्षी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। लेकिन पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है, हम जैसे लोग दीपक कुमार के साथ हैं। और बल्कि मैंने तो एक निवेदन किया है राहुल गांधी से कि अगर दीपक कुमार के ऊपर इस प्रकार का आक्रमण हो रहा है तो तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और टीएमसी, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में स्टालिन, इस व्यक्ति को, इस युवा को पुरस्कृत करें। वोट मिले ना मिले, आप चुनाव हार जाएं, लेकिन आप मोहब्बत को जगाने की अगर बात करते हैं तो इस युवा को पूरा समर्थन मिलना चाहिए। घर के अंदर सोचिए, देहरादून से कोटद्वार 150 लोग पहुंच गए, पूरा जुलूस निकाला, नारेबाजी की, और उसके बाद पुलिस ने रोका और पुलिस ने 4 एफआईआर दीपक कुमार के ऊपर डाल दी। 10,000 की चोरी की, 15,000 की चोरी की, ये जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया, और पूरी वीडियो साफ है। और वीडियो में वो लोग दिख रहे हैं। भाई मेरे घर में अगर 20 आदमी घुसते हैं तो मैं दोषी हुआ या वो दोषी हुए? वो मेरे घर में घुसे, मैं तो उनके घर में गया नहीं। लेकिन कोई भी अगर प्यार मोहब्बत की बात करेगा, अगर देश को मजबूत करने की बात करेगा, तो ये डबल इंजन की सरकारें उसको जीने नहीं देंगी। और आज ही देहरादून में निधि, आज ही एक लड़की को वहां पे उसका गला काट के पहले उसकी उंगलियां काटी गई, और मेन देहरादून में मछली बाजार में पहले उसकी उंगलियां काटी गई, फिर उसका पेट काटा गया हंसिया से, फिर उसका गला काट दिया। जनता ने हस्तक्षेप नहीं किया। भारत की जनता, जिसको माना जाता था कि इस प्रकार की चीजों पे खड़ी हो जाती है, बिल्कुल सांप सूंघ गया है हमारे समाज को। कोटद्वार में किसी ने कुछ नहीं बोला, और हमारी अंकिता भंडारी के लिए भीड़ नहीं खड़ी हुई, सोशल मीडिया में ट्रोल नहीं किया। जो भी आदमी हिंदू मुसलमान एकता की बात करता है, ये उसे कटुआ और मुसलमान कह के अपमानित करते हैं और देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरे देश को इतना ज्यादा घुन की तरह और दीमक की तरह इन्होंने चाट लिया। मैं राहुल गांधी से निवेदन करता हूं, जाइए दीपक अक्की कुमार से मिलिए। कितना भी हिंदू मुसलमान हो जाए, आप चुनाव हार जाइए, लेकिन दीपक कुमार जैसे लोगों की मदद करना और उसका समर्थन करना, उसका हौसला बढ़ाना, ये देश के लिए आवश्यक है। आज नहीं तो कल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन आप चुनाव जीते ना जीते, मेरा देश जीतना चाहिए। बिल्कुल सर। और इसके साथ ही साथ कल आप देखिए कि जो बजट पेश हुआ है देश का, उसमें किस प्रकार से मिडिल क्लास का मखौल उड़ाया गया है, और किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो उम्मीदें चाहे मिडिल क्लास को हो, चाहे वो किसानों को हो, चाहे वो शेयर धारकों को हो, किसी सबकी उम्मीदों पर पानी फेरा है इस बजट ने। इस पूरे बजट पर आपका क्या कहना है सर?
देखो, पहली बात तो निधि यही समझने की है, कल बजट था, मैंने शाम को केवल गोदी मीडिया की हेडलाइंस देखी, वो डिस्कस क्या कर रहे हैं। गोदी मीडिया ने, किसी ने बजट डिस्कस नहीं किया, वो हिंदू मुसलमान के अपने नैरेटिव पे ही करते रहे, फलाने ने ये कह दिया, डिगाने ने ये कह दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया। बजट किसी ने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि गोदी मीडिया को भी समझ में आ गया इस बजट में कुछ है ही नहीं, और निर्मला ताई को भी ये समझ में आ गया कि उन्होंने बजट में क्या दिया है उनको खुद याद नहीं था। और कई बार तो ऐसा देखा गया कि मोदी जी तब ताली बजा रहे थे जब सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ था। अब आप खुद सोचिए, आपने कहा कि शिप रिपेयर सेंटर कहां खुलेगा, कहां खुलना चाहिए, कॉमन सेंस बताइए कहां खुलना चाहिए। भाई केरला में खुलना चाहिए, आंध्र प्रदेश में खुलना चाहिए, तमिलनाडु में खुलना चाहिए, महाराष्ट्र में खुलना चाहिए, गुजरात में खुलना चाहिए, जहां पे अलंग है गुजरात के अंदर, जहां पे शिप बिल्डिंग का काम होता है। कहां खुलेगा? काशी में और पटना में। इलेक्शन, केवल राजनीति, केवल राजनीति और कुछ नहीं। अच्छा, फिर पहले इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से लोगों का पैसा शेयर मार्केट में डलवाया, बिना चाहे डलवाया। भाई अगर सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दोगे और उनसे कहोगे कि जो तो पैसा दोगे उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, और सारा का सारा पैसा बॉन्ड में या शेयर मार्केट में चला जाएगा, तो जबरदस्त पैसा शेयर मार्केट में चला जाएगा। शेयर मार्केट बढ़ गया, इसके बावजूद बढ़ गया कि विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाल लिया, इसके बावजूद बढ़ गया। पहले क्या होता था? एसटीटी होता था। अब इन्होंने क्या किया? एसटीटी तो लगाया ही लगाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगा दिया। वरना होता यह था कि 1 साल के बाद तक अगर आप किसी शेयर को रखते हैं तो कैपिटल गेन नहीं लगता। भाई आपने 10% की कमाई की, 1 साल के बाद बेचा, 10% कमाया, 10% घर ले जाइए। अब इन्होंने क्या किया? एसटीटी भी लगा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगा दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगा दिया। और पिछले साल के बजट में इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया। और इस बार इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एसटीटी भी बढ़ा दिया। अब आप खुद बताइए, अगर मैं 10% कमाता हूं और 1 साल के नीचे बेच देता हूं तो 20% तो मैं टैक्स दे दूंगा, और अगर 1 साल के बाद, क्या 20 साल के बाद भी बेचता हूं, तो जो भी मेरा कंपाउंडिंग का फायदा होगा उसका 12.5% का भी टैक्स दे दूंगा। तो लोग शेयर मार्केट से भाग जाएंगे, एफपीआई भाग जाएंगे, क्योंकि ज्यादा हमारे यहाँ जो ट्रांजेक्शन होता है, अगर 1 लाख करोड़ का मान लीजिए किसी दिन पूरा मार्केट में डीलिंग होती है, तो उसमें हार्डली 10,000 करोड़ जो है कैश में होता है, 90,000 करोड़ जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे होता है। केवल पैसा लगा उगानी और उगाने के चक्कर में मार्केट को गिरा दिया। उधर सोना भी गिर गया, चांदी भी 6% गिर गया, सोना 6% गिर गया, चांदी 12-14% गिर गई। एक दिन में 1,25,000 चांदी गिर गई। तो चांदी वाले भी जो बड़े खुश हो रहे थे, ये चलो यार शेयर मार्केट गिरा, कोई बात नहीं, इंडस्ट्री नहीं चल रही, सोने इसमें शेयर मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, सोने चांदी में पैसा कमा रहे हैं, वो भी पैसा घुस गया। जो ट्रेड डील की है आपने यूरोपियन यूनियन से, उसमें 2.5 लाख कारें, महंगी कारें विदेश से, यूरोप से आएंगी, टैक्स आधा से कम कर दिया। तो जो 40 लाख की गाड़ी आती थी वो 25 लाख की आएगी। तो हमारी महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति और टाटा की महंगी गाड़ियां कैसे बिकेंगी? 2.5 लाख। अब लोग टोयोटा और मर्सिडीज और ऑडी लेके घूमेंगे और हमारी देश की कंपनियों के शेयर गिर जाएंगे। कहीं कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं पता है, ना इकोनॉमिक्स पता है, ना फाइनेंस पता है, ना शेयर मार्केट पता है, सबको केवल एंटायर पॉलिटिकल साइंस पता है। और सर, और जब बजट पेश हुआ, जब भी बजट पेश होता है तो उसके बाद निर्मला सीतारमण अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। तो कल भी जब वो बजट पेश हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया मिडिल क्लास को लेकर के कि आखिर मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है। उस मिडिल क्लास का मखौल उड़ाते हुए कैसे निर्मला सीतारमण क्या कहती है, उनका जवाब बजट में क्या है। मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है।
तो सर ये जवाब था निर्मला सीतारमण का कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है। उनके इस जवाब पर वाकई में हैरानी होती है कि ये इस देश की क्या वाकई में ये इस देश की वित्त मंत्री है। नहीं, उनका मतलब ये है कि भाई मैं मिडिल क्लास थोड़ी हूं, मैं काहे के लिए सोचूं। लोगों ने कहा कि साहब प्याज के दाम बढ़ गए, उन्होंने कहा कि हम लोग प्याज नहीं खाते, हमारे संस्कारों में प्याज नहीं खाते। लोगों ने कहा साहब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कह लेंगे मेरी सरकार में जो कार में पेट्रोल डलता है मैं थोड़ी खरीदती हूँ, तो सरकार देती है, मुझे क्या अंतर पड़ता है। ये उसी प्रकार की वित्त मंत्री हैं। तो उनका कहना है जब मैं मिडिल क्लास हूं ही नहीं, मैं सुपर रिच हूं तो मेरे को लाखों करोड़ों का बंगला मिला हुआ है, गाड़ियां मिली हुई हैं, खर्चा मेरा कोई है नहीं। कोई भी अगर पूंजीपति कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई बात कह देता है तो फिर मैं उससे माफी मंगवाती हूँ, उठक बैठक कराती हूँ। तो उनका कहने का मतलब यह है कि मिडिल क्लास फिडिल क्लास छोड़ो यार, मैं तो उच्च वर्ग की हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें अपनी चिंता खुद करो। मैं वित्त मंत्री हूं, मेरे को चिंता करनी है केवल राष्ट्रीय सेठ की और बड़े बड़े पैसे वालों की। मिडिल क्लास लोअर क्लास बहुत ज्यादा चिंतित ना हो। अगर मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा परेशानी हो, 5 किलो चावल उनको और भी दे देंगे, खाएं और अपना भूल जाएं। इसके अलावा भी सर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, आपने देखा होगा कि एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण दे रही थी, बजट पेश कर रही थी, और एक टीवी पर लोग उनके भाषण को चला करके देख रहे थे, और साइड में जमीन पर एक महिला बैठी हुई थी इतनी सर्दी में, अखबार बिछा करके अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। बहुत ही गरीब महिला थी, और ये इस देश का सच दिखा रहा था कि एक तरफ वित्त मंत्री उधर भाषण दे रही है, इधर ये जो महिला है उसी टीवी के सामने बैठ करके अपने बच्चे को पेपर पे बिठा करके हाथ से खाना खिला रही थी। तो इन लोगों को जो बजट पेश होता है तो असली मकसद तो यही है कि इन लोगों को बाहर निकालना है इन हालातों से, इसीलिए बजट पेश किया जाता है। लेकिन इन लोगों को क्या मिला इस बजट से? भाई देखिए, उनके लिए तो उन्होंने बहुत सारे बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से निकाल दिया। कैसे निकाल दिया भाई आप देखिए, कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ गया। रोजगार कैसे बढ़ा? कृषि क्षेत्र में बढ़ गया। कृषि क्षेत्र, तुम्हारा भी गांव का बैकग्राउंड होगा भाई। देखिए छोटी छोटी जोत है लोगों के पास। अच्छा, छोटी छोटी जोत में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड तो है ना, 5 लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं। शहर में काम करे 10 परिवार के लोगों की नौकरी छूट गई, वो गांव आ गए, गांव में भी काम करने लगे। तो पहले 5 लोग एम्प्लॉयड थे, अब 15 लोग एम्प्लॉयड हो गए ना। हमारे देश में 1 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं निधि जो गिग वर्कर्स हैं। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 40 लाख की पॉपुलेशन में 1 करोड़ 20 लाख लोग। और ये सारे लोग कौन हैं? जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप रिसर्च कीजिए, मैं तो करता रहता हूं। जो ये सुबह बेचारे 6 बजे ठंड में मोटरसाइकिल में कनपट्टी पे सब कंटोपा वगैरह लगा के कोई दूध बेच रहा है, कोई 10 मिनट में सप्लाई कर रहा है। आप सबका इंटरव्यू कर लीजिए एक बार, ओला उबर वालों का इंटरव्यू कर लीजिए। लूट रही है कंपनियां इनको, मल्टीनेशनल कंपनियां लूट रही हैं और गिग वर्कर्स को लूट रहे हैं। बल्कि गिग वर्कर्स के बारे में जो मालिकों ने कहा, इंडस्ट्री वालों ने कहा, साहब 1 महीने में 27,000 रुपए गिग वर्कर कमाता है। बाद में कैलकुलेशन करके पता चला कि पूरे 8 घंटे लगातार काम करने पे 13,000 रुपए कमाता है। अब बताइए 13,000 रुपए कमा के निधि कोई अपना घर चला सकता है? जरा थोड़ी मतलब अगर अपने गांव से निकल गया, शहर में आ गया, शहर में आके मान लीजिए झुग्गी भी किराए पे लोगे, झुग्गी, एक कमरे का भी झुग्गी में मकान किराए पे लोगे, 2,000 रुपए से कम में नहीं आता है। 2,000 किराया, फिर बिजली, फिर पानी, फिर दुनिया, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर बच्चे हो जाएंगे अगर शादी हो गई, उसके बाद उनके खर्चे। यहां तक तो ठीक है कि अगर माँ बाप के साथ रह रहे हैं, भैया 3 भाई हैं, 10-10 हजार सब कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, दाल रोटी चल जाएगी। लेकिन गांवों में नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, वहां पे कुछ भी डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, वो शहर की तरफ आ रहे हैं। अगर अपना घर छोड़ के शहर चली जाओ, तुम तो लखनऊ में रहती हो माँ बाप के पास, एक बार जरा बंबई चली जाओ और 6 महीने एक्सपेरिमेंट कर लो इस तनख्वाह में जिसमें तुम ऐश कर रही हो। इस तनख्वाह में मुंबई में तुम्हें स्लम्स में रहने की जगह नहीं मिलेगी। 30-40 हजार रुपए से नीचे एक मिडिल क्लास कॉलोनी में तुम्हें एक कमरा नहीं मिलेगा। 30-40 हजार रुपए से कम में 1 लाख कमाओगी, 30,000 टैक्स ले लेंगी निर्मला ताई, 70,000।
40,000 निकल जाएगा रेंट पे, 20,000 निकल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में, खाओगी वही अपना चना मुरमुरा। तो ऐश कर रही हो, माँ बाप के साथ रहो, लेकिन हमारे देश के बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल सर, उधर निर्मला सीतारमण जो है वो कह रही थी कि भाई इस बजट से कितना कुछ मिला है, हमने हायर एजुकेशन हब्स बना रहे हैं हम, और आपको जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है, और पीएम जो है पीएम श्री नवोदय विद्यालय पे तो हम पैसा दे ही रहे हैं। ये सारी चीजें वो बता रही है, लेकिन उन लोगों को मिडिल क्लास से निकालने के लिए, गरीबी रेखा से निकालने के लिए उनका क्या प्लान है, इस बारे में कोई कभी भी डिस्कस नहीं होता है। हर बार वो मुंह ताकते रह जाते हैं, हर बार आशा रखते हैं कि इस बार के बजट में कुछ तो राहत मिलेगी, लेकिन कभी कुछ नहीं मिलता। इस बार के बजट में भी वही जुमला दिया गया, और इस बार का बजट तो ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि बजट आया और चला गया, पता भी नहीं चला कि किसको मिला क्या, और शेयर बाजार लहूलुहान है, और सोने चांदी के दाम आप देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें कल के बजट में देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की। नहीं, मेरे को एक किसी ने पूछा, स्वामी साहब आपको बजट कैसा लग रहा है? अब मैं टीवी में तो ये बात नहीं कहूंगा, मुझे लगा कि मंदिर के बाहर जो लटकता है ना, वो थोड़ा सा एक जंजीर से बांध के, मुझे तो वैसा लग रहा है। बिल्कुल सर, शायद देश के लोगों को भी वही लग रहा है, इसीलिए उनको तो समझ में नहीं आया, सारा कुछ सर से ऊपर ही चला गया। और मुझे तो लग रहा है इस बार जो अर्थशास्त्री है उनको भी समझ में नहीं आया होगा कि इस बार के बजट में क्या है, क्योंकि कल से मैं देख रही हूँ डिबेट्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहे हैं, उनको भी नहीं समझ में आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज। नहीं, ये अनर्थशास्त्रियों द्वारा बनाया गया बजट है, ये अर्थशास्त्रियों को समझ नहीं आएगा। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।